This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अपने आज के लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, जो कि डायरेक्टर्स से मुतालिक है। तो इससे पहले कि हम डायरेक्टर की डेफिनेशन डिस्कस करें अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2017, मैं मुनासिब समझता हूँ कि थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं टॉपिक का, जरा बेहतर अंदाज में आप समझ पाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको हम ये भी कहते हैं लीगल पर्सन है। तो ठीक है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन ये पर्सन इस काबिल तो नहीं है कि अपनी मैनेजमेंट को खुद रन कर सके, अपना बिजनेस खुद रन कर सके, अपने बारे में फैसले ले सके। इसलिए कंपनी की मैनेजमेंट को रन करने के लिए इंसान चाहिए, नेचुरल पर्सन चाहिए, क्योंकि कंपनी खुद तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसकी मैनेजमेंट को रन करने के लिए बहरहाल नेचुरल पर्सन चाहिए। तो इसकी मैनेजमेंट को रन करने के लिए जो सबसे बुनियादी किरदार है जिन अफराद का, जिन लोगों का, वो होते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, तो यहां से अब फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, डायरेक्टर से मुराद वो पर्सन है कि जो डायरेक्टर की पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए हो, चाहे डायरेक्टर ही उसे कहें या कुछ और उसके लिए वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएं। जैसे कि अभी ये एग्जांपल नंबर 3 में जाके इसको और बेहतर अंदाज में हम समझ पाएंगे। और इसी तरह ये एग्जांपल 1 भी बहुत जबरदस्त एग्जांपल है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। तो डायरेक्टर से मुराद वो शख्स है, वो पर्सन है कि जो डायरेक्टर की पोजीशन ऑक्यूपाई की हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जी क्या मतलब इसका, ऑक्यूपाई का मतलब तो होता है कब्जा करना। मतलब क्या वो शख्स के जो डायरेक्टर के ओहदे पे कब्जा किए हुए हैं? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्टर की पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए होने का मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन के जो बाकायदा तौर पे कानून में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक या तो इलेक्ट हुआ हो एज अ डायरेक्टर या वो अपॉइंट हुआ हो। ठीक है, ये अल्फाज आप नोट करते जाएं। यानी या वो इलेक्ट हुआ है या वो डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट या नॉमिनेट हुआ है। ठीक है, लॉ में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक। अब अगर यहाँ पे ये जुमला सुन के आपके जहन में फिर सवाल आए कि वो लॉ में क्या तरीकाकार दिया गया जिसके तहत डायरेक्टर इलेक्ट होता है या नॉमिनेट या अपॉइंट होता है, तो हम अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में वो डिस्कस करेंगे कि एक डायरेक्टर किस तरह इलेक्ट होता है या किस तरह नॉमिनेट या अपॉइंट होता है। तो अभी फिलहाल आप ये जुमला ज़हन नशीन कर लें कि कानून के मुताबिक डायरेक्टर सिर्फ उसी पर्सन को ही कहेंगे कि जो लॉ में दिए हुए तरीकाकार के मुताबिक या इलेक्ट हुआ है या नॉमिनेट या अपॉइंट हुआ, उसी पर्सन को हम डायरेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, और फिर उसी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए यहाँ पे कि एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर। अब जितनी बात अभी तक हो चुकी है, इसकी फर्दर वजाहत भी अभी थोड़ी देर के बाद हम मजीद भी करें। वंस अगेन आपको याद करवा दूं, अभी तो हम जरा डेफिनेशन की स्टेज पे। अच्छा अच्छा, आगे चलें। कहता है कि जो वर्ड डायरेक्टर है, ये समटाइम्स कंपनी में किसी पर्सन के जॉब टाइटल में हो सकता है वर्ड डायरेक्टर, उस बंदे के जॉब टाइटल में लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन लॉ के मुताबिक वो बंदा डायरेक्टर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब आपके लिए फिर हैरत की बात होगी कि जॉब टाइटल में लफ्ज डायरेक्टर होने के बावजूद फिर भी वो डायरेक्टर क्यों नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो पहले मैं उसकी एक मिसाल देता हूं आपको
उसके बाद फिर इसकी फर्दर वजाहत करते हैं। जैसे कंपनी में एक ऑफिसर है, उसका जॉब टाइटल है HR डायरेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। ये वो डायरेक्टर है, ये वो पर्सन है, ये वो ऑफिसर है कि जिसके ओहदे में ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, ये डायरेक्टर का वर्ड लिखा तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये कानून के मुताबिक ये डायरेक्टर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये कोई सीनियर एम्प्लॉय होगा जिसको कि अपॉइंट कर दिया गया इस ओहदे पे कि जितने भी मामलात हैं HR से मुतालिक, ये उनको देखेगा, उनको सुपरवाइज करेगा, उनसे मुतालिक डायरेक्शन की जिम्मेदारी इसी बंदे की है। तो अगरचे इसके जॉब टाइटल में लफ्ज डायरेक्टर मौजूद है, उसके बावजूद ये लीगली एक डायरेक्टर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ही इज नॉट अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, और ना ही ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, और ना ही ये डिसीजन मेकिंग के अमल में शरीक होता है। लिहाजा लॉ के मुताबिक ये इस कंपनी का डायरेक्टर कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। नवीद साहब एक सीनियर एम्प्लॉई हैं ABC लिमिटेड के, और जो इनका डेजिग्नेशन है वो है GM ऑपरेशंस, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस। और नवीद साहब को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी अपॉइंट कर दिया गया है। अब ये बोर्ड का हिस्सा भी है, और ये लफ्ज पे गौर किया आपने, अपॉइंटेड, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट कर दिया गया है, और अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा लेता है। लिहाजा ये डायरेक्टर कंसिडर किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे इसके टाइटल में, नवीद के टाइटल में वर्ड डायरेक्टर नहीं है, बल्कि ये वर्ड्स हैं। जो भी इसका वहां का रोल है कंपनी में वो है GM ऑपरेशंस। लेकिन चूंकि ये बोर्ड में बाकायदा अपॉइंट किया गया है और ये डिसीजन मेकिंग के अमल में पार्टिसिपेट करता है, बोर्ड मीटिंग्स में शरीक होता है, लिहाजा इसको हम कानूनी तौर पे डायरेक्टर कहेंगे। जी बताएं, ये समझ गए? जी टॉपिक समझ आ गया जी, जरा बता दीजिए। ओके जी, ये जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अपॉइंटमेंट और इलेक्शन वगैरह के बारे में अभी हमने आगे पढ़ना है जी। इसी तरह एक टॉपिक आएगा नॉमिनेशन का। नॉमिनेट कौन करता है, नॉमिनेट कौन कर सकता है, तो उसकी भी डिस्कशन अभी हमने करनी है। अच्छा, इसके बाद नेचुरल पर्सन। जैसे कि आज के लेक्चर के इंट्रो में मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर्स हो सकते हैं, सिर्फ नेचुरल पर्सन ही कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं। यानी एक कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट किसी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है जी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ABC लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी and owner of 80% shares of XYZ Limited. ABC Limited cannot become itself a director of XYZ Limited. अब देखें ना, ABC Limited के पास 80% शेयर्स हैं XYZ Limited के, तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है ABC Limited के पास, और ये होल्डिंग कंपनी है। लेकिन उसके बावजूद अब ये जो ABC है ये डायरेक्टर कंसिडर नहीं की जाएगी और ना ही नहीं बन सकती XYZ लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, चूंकि ABC खुद कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद नेचुरल पर्सन नहीं है। ओके हो गया। अलबत्ता जो ABC लिमिटेड कंपनी है ये अपनी वोटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी भी नेचुरल पर्सन को XYZ लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में
एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। ये भी एक सवाल आया था कि जी अपॉइंटमेंट, तो एक तो अपॉइंटमेंट की एग्जांपल यहीं पे आ गई, ठीक है, कि किस तरह अपॉइंटमेंट हो सकती है एक डायरेक्टर की। जी बताएंगे, बात समझ आ गई है जी? ओके, तो एबीसी लिमिटेड कंपनी ये एक्स वाई जी लिमिटेड के बोर्ड में अपनी चॉइस के किसी भी पर्सन को एज अ डायरेक्टर वहां पे अपॉइंट कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है, लेकिन एबीसी कंपनी खुद डायरेक्टर नहीं हो सकती। ठीक हो गया जनाब? अच्छा, इसके बाद है नॉट टू बी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, इसका मतलब है कि जब एक पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया, तो अब वो जो साहब हैं वो ये नहीं कह सकते कि जी जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मुझे इसमें रिलीफ दें, या जो मुझे काम दिया गया है मुझे, मैं इससे कंसर्न नहीं हूँ। तो भाई जब आप एक दफा डायरेक्टर बन गए हैं तो अब आपको अपने फराइज सर अंजाम देने हैं, जो कानून के तहत ड्यूटीज डायरेक्टर पे इम्पोज की गई हैं, अब वो आपने ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो डायरेक्टर रिलीफ नहीं क्लेम कर सकता कि जी मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मुझे तो ये ना दें आप, या मैं तो ये नहीं करूंगा। तो भाईजान आपने डायरेक्टर बनने से पहले सोचना था ना कि डॉक्टर बनने के बाद काम नहीं करने पड़ते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, व्हेन ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर इन एंटायरिटी। आप एक मुकम्मल डॉक्टर हैं, अब आपको अपनी ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़ेगी एज अ डॉक्टर। जी बताएं जी, समझ आ गया? ये पॉइंट समझ आ गया, नॉट टू बी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव वाला? अच्छा, इसके बाद है टू बी मेंबर। हमारे कंपनी लॉ का ये उसूल है कि डायरेक्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये रूल है जी, डायरेक्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सिवाय एक्सेप्ट उन एक्सेप्शंस के जो लॉ ने खुद हमें बताई हैं कि नॉन मेंबर्स भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं। और वो जो एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह कल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो रूल याद कर लें कि डायरेक्टर्स मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सिवाय कुछ ऐसे केसेस के कि जहां कानून खुद इजाजत देता है कि नॉन मेंबर्स भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनकी तफसील हम अपने आइंदा आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब चूंकि डायरेक्टर्स मेंबर्स भी हैं, जी बिल्कुल, मेंबर मतलब शेयर होल्डर। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए कि हम मेंबर और शेयर होल्डर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेंबर और शेयर होल्डर ये दोनों अल्फाज पहले आए थे यार। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि चूंकि डायरेक्टर्स मेंबर्स भी हैं, अब जहां तक ताल्लुक है ना कि ये लोग जब बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए होंगे, जब डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में शरीक होंगे, तो हर डायरेक्टर का एक ही वोट है। ठीक है, हर डायरेक्टर का एक वोट। लेकिन यही पर्सन जब जनरल मीटिंग में बैठे होंगे एज मेंबर, तो हर एक के जो वोटिंग राइट्स हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। ठीक हो गया जी? किसी के पास कम वोट्स, किसी के पास ज्यादा वोट्स। इसका इन्हिसार इसके ऊपर है कि किस के पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं।
तो नंबर ऑफ शेयर्स की बुनियाद पे या पेड अप कैपिटल की बुनियाद पे प्रोपोर्शनेटली ये वोट्स मिलते होते हैं, नंबर ऑफ वोट्स। लेकिन डायरेक्टर्स की मीटिंग में जब ये शरीक होंगे तो वन मेंबर वन डायरेक्टर वन वोट, क्योंकि डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में भी रेजोल्यूशन पास करनी होती हैं और फैसले करने होते हैं। तो डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर एज अ डायरेक्टर वन वोट होगा हर डायरेक्टर। जी बताइए, बात समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद है अथॉरिटी। जो डायरेक्टर्स हैं ये या तो कलेक्टिवली एक्ट करते हैं या बाय मेजोरिटी। अब आप पूछेंगे जी क्या मतलब इसका? मतलब ये कि जब भी कोई करारदाद पेश की गई, रेजोल्यूशन पेश की गई बोर्ड मीटिंग में, तो या तो कलेक्टिवली तमाम के तमाम डायरेक्टर्स ने मिलके उसको पास किया होगा, किसी एक भी डायरेक्टर ने मुखालफत नहीं की होगी उस रेजोल्यूशन की, या फिर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स के वोट से वो करारदाद पास हुई होगी। ठीक है, ये है मतलब कलेक्टिवली का और मेजोरिटी का। तो जो भी डिसीजन लिया जाता है डायरेक्टर्स की तरफ से वो बोर्ड मीटिंग में लिया जाता है। और कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया, रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड मीटिंग के अंदर। या अब लॉ में एक और सहूलत भी है, वो ये कि बोर्ड मीटिंग बुलाए बगैर भी रेजोल्यूशन पास करवाई जा सकती है, जस्ट सर्कुलेशन के थ्रू। अब आपके जहन में सवाल आ गया होगा कि ये सर्कुलेशन के थ्रू रेजोल्यूशन पास करवाने का क्या मतलब है? तो जनाब इसका मतलब है कि एक जो भी करारदाद जिस मौजू पे, जिस टॉपिक पे पास करवानी है, उसको एक सर्कुलर की सूरत में भेज दे तमाम डायरेक्टर्स को बाय पोस्ट। ठीक है, और उनसे कहेंगे जी कि अपने अपने वोट के बारे में बता दें, कौन कौन इसकी हिमायत में है इस करारदाद की, कौन कौन इसकी मुखालफत, तो वो बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह सर्कुलेशन के थ्रू भी करारदाद पास करवाई जा सकती है। जी बता दें, ये वाली बात समझ आ गई? सर्कुलेशन के थ्रू करारदाद के पास करवाने का मतलब समझ आ गया? ओके जी, गुड हो गया फिर तो, ठीक हो। बस एक आखिरी ये सेंटेंस है इस पैराग्राफ में कि जब एक डायरेक्टर बोर्ड में अपॉइंट हो गया ना, तो अब फिर हर डायरेक्टर का जो इख्तियार है वो बराबर है। एवरी डायरेक्टर इज एन इक्वल डायरेक्टर, और डायरेक्टर्स की अथॉरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तमाम डायरेक्टर्स का इख्तियार जो है बराबर ही है। जी बताएं, समझ आ गई है? अच्छा, इसके बाद है फाइडुशियरी रिलेशनशिप। पहले हम फाइडुशियरी रिलेशनशिप को डिफाइन कर लेते हैं। जी भाई, एक सवाल है, क्या सर्कुलेशन के थ्रू करारदाद इफेक्टिव होती है? जी बिल्कुल इफेक्टिव होती है। आगे चैप्टर नंबर 8 में जाके ना, ये जो सर्कुलेशन के थ्रू जो करारदाद पास करवाई जाती है इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन होना भी है। ठीक है, आगे मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस वाले चैप्टर के अंदर, तो वहां पे ये जरा तफसील से टॉपिक आएगा। अभी तो मैंने बहुत मुख्तसर बयान किया है। अच्छा, ये बीच में एक सवाल आ गया था तो मैंने कहा चलो जवाब दे देता हूँ। हेडिंग शुरू की है मैंने, फाइडुशियरी रिलेशनशिप। फाइडुशियरी रिलेशनशिप की पहले डेफिनेशन आप लोग समझ लें, बल्कि नोट भी कर लें। फाइडुशियरी रिलेशन का मतलब है a relationship which is based on
mutual trust. Relationship which is based on mutual trust. जी समझ आई फाइडोशियरी रिलेशन की? A relationship which is based on mutual trust, यानी एतमाद का एक रिश्ता। अब आप पूछेंगे साहब यहाँ पे इसको हम डायरेक्टर्स के टॉपिक के साथ कैसे कनेक्ट करें, रिलेट करें? तो इसका जवाब ये है कि देखिए, जो डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया गया है या अपॉइंट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बनाया गया है कंपनी की जानिब से, मेंबर्स की जानिब से, तो इसका मतलब है कि इन लोगों पे दरअसल ट्रस्ट किया गया है, एतमाद का इजहार किया गया है। जो इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप कंपनी के बिहाफ पे फैसले करें, आप कंपनी के बिहाफ पे काम करें, डिसीजन मेकिंग करें, तो यकीनन मेंबर्स ने इन पे एतमाद किया था, इनको अथॉरिटी देके। तो अब इन लोगों का फर्ज बनता है कि ये अपने ऊपर किए गए एतमाद पे पूरा उतरें और हर वो फैसला करें जो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, ठीक है? और अपनी जो ड्यूटीज हैं, अपने जो फराइज हैं, उनको परफॉर्म करने के दौरान कभी भी नेग्लिजेंट ना हो, लापरवाह ना हो और हमेशा विजिलेंट होके काम करें, हमेशा क्या उसे कहते हैं, नेग्लिजेंट कभी ना हो, इग्नोरेंट कभी ना हो। तो ये फाइडुशियरी रिलेशनशिप का मतलब है। जी बता दें, समझ आ गया जी? भाई जरा बता दीजिएगा। ओके ओके जी, ठीक है, गुड हो गया। तो इन्हें कहा जाता है कि ये एजेंट्स है कंपनी के, लिहाजा हर काम इन्हें कंपनी के बेहतरीन मुफाद में करना होगा। आगे चलते हैं। तो ये देखिए, अब फाइडुशियरी रिलेशनशिप को मैंने जो डिफाइन किया था, अब किसी हद तक यहाँ भी उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि डायरेक्टर्स का कंपनी के साथ एक फाइडुशियरी रिलेशनशिप होता है। ओके हो गया? और ये डिफाइन किया गया है फाइडुशियरी रिलेशनशिप को, जो ऑलरेडी हम पिछले पेज के ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी डायरेक्टर को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से फाइडुशियरी रिलेशनशिप के ऊपर सवालिया निशान आ जाए, क्वेश्चन मार्क। और अगर कभी किसी डायरेक्टर ने कोई ऐसा काम किया कि जिसकी वजह से उसके ऊपर ये इल्जाम आ गया कि जी फाइडुशियरी रिलेशनशिप को इससे नुकसान पहुंचाया, तो अगर तो अदालत से उसके ऊपर ये टैग लग गया कि ही इज लैकिंग फाइडुशियरी बिहेवियर, अगर उसका मामला कोर्ट चला गया था, उसने कोई ऐसी हरकत की थी, कोई ऐसा उसने काम किया था, तो अगर उसका मामला कोर्ट चला गया और अदालत ने अगर डिक्लेयर कर दिया कि ही इज लैकिंग फाइडुशियरी बिहेवियर, तो जनाब फिर वो डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, ही सीजेस टू बी अ डायरेक्टर। ठीक है? अब अगर आपके माइंड में सवाल आ गया हो कि जरा बता दीजिए कि ये नौबत किस सूरत में आ सकती है, तो मैं एग्जांपल देता हूं कि देखिए, अगर कंपनी का किसी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कंपनी की किसी पार्टी के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन थी, और वो कॉन्ट्रैक्ट या ट्रांजैक्शन किस किस्म की थी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में या उस ट्रांजैक्शन में जो एक डायरेक्टर है उसका कोई जाती मुफाद शामिल था। ठीक है? तो कानून ये कहता है कि वो डायरेक्टर अपना वो इंटरेस्ट, अपना वो मुफाद बाकी जो उसके कुलीग डायरेक्टर्स हैं उनके सामने बता दे कि जी कंपनी ये जो ट्रांजैक्शन कर रही है फलां पार्टी के साथ,
इस ट्रांजैक्शन में या इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा ये मुफाद है, उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर जाके आगे हमने पढ़ना भी एक टॉपिक, पूरा टॉपिक इसके ऊपर आएगा, डिस्क्लोज ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अब जब लॉ ने कहा है कि आप अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करें, ठीक है, ताकि आपकी ईमानदारी पे कोई शक न किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद एक डायरेक्टर ने जिसका कि इंटरेस्ट था किसी एक ट्रांजैक्शन में, कॉन्ट्रैक्ट में, उसने वो डिस्क्लोज नहीं किया, तो इस बंदे पे अब एक टैग लग जाएगा, स्टिग्मा लग जाएगा कि ही इज लैकिंग फाइडुशियरी बिहेवियर। ठीक है, लिहाजा जो ही इसके ऊपर ये टैग लगा तो ही विल सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर। जी बताएं, बात समझ आ गई है? एग्जाम्पल समझ आ गई जी? एग्जाम्पल जरा प्लीज बता दें। ओके, इसके बाद है कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर। देखिए, डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर एक बंदा एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है या अगर एक बंदा एक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा है, तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ये अपनी रिटन कॉन्सेंट कंपनी को जमा करो। किस चीज के बारे में रिटन कॉन्सेंट? जो इनको अपॉइंट किया गया है या इनको नॉमिनेट किया गया है, तो अपनी अपॉइंटमेंट या अपनी नॉमिनेशन के बारे में अपनी रिटन कॉन्सेंट कंपनी को जमा करवाएं डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बारे में। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने फिर ये जो रिटन कॉन्सेंट है ये रजिस्ट्रार को फाइल करनी होती है विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन। जी बताएं जी, बात समझ आ गई? ये वाला पॉइंट समझ आ गया जी, कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर वाला? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। अच्छा, ये है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, मतलब एक वक्त में एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। तो इसका जवाब लॉ में नहीं लिखा हुआ कि जी तादाद जो है वो तादाद यहाँ पे कंपनीज एक्ट में नहीं दी हुई कि एक पर्सन एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। ठीक है, अलबत्ता कानून ने इतना जरूर कह दिया है कि एक पर्सन एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा उतनी नंबर ऑफ कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है एज मे बी स्पेसिफाइड, मतलब जो लिमिट भी कमीशन स्पेसिफाई कर दे। मिसाल के तौर पर कमीशन ने अगर स्पेसिफाई कर दिया कि एक शख्स एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 5 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब है फिर कमीशन की तरफ से स्पेसिफाई किए गए इस तादाद के मुताबिक एक बंदा एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 5 कंपनियों में ही डायरेक्टर हो सकेगा। ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में आगे जाके अभी हमने पढ़ना है इसी चैप्टर में। ठीक है, लिहाजा इसको मैं अभी नहीं डिफाइन कर रहा कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का क्या मतलब है। बहरहाल अभी फिलहाल ये याद कर लें जो मैंने अभी आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा उतनी कंपनियों में एक बंदा डायरेक्टर हो सकता है जो तादाद भी कमीशन स्पेसिफाई करता है। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ है दिस लिमिट शैल नॉट इंक्लूड द डायरेक्टरशिप्स इन अ लिस्टेड सब्सिडियरी। इसका मतलब है कि अगर कमीशन ने एक अदद स्पेसिफाई कर दिया कि एक पर्सन एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा इतनी कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, तो इस सूरत में फिर वो जो भी तादाद मुकर्रर की गई है उस तादाद में उस कंपनी की डायरेक्टरशिप कंसिडर नहीं की जाएगी, शामिल नहीं की जाएगी जो कि अगर उस कंपनी की कोई लिस्टेड सब्सिडरी भी हो। अच्छा, मैं इसको ना एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ।
इस पॉइंट की तरफ दोबारा आते हैं, ठीक है। जरा ये एग्जांपल सुनिए। मसलन मिस्टर असद जो है, जी मैं ये एग्जांपल सुन लें जरा पहले, पलट के फिर इन अल्फाज की तरफ दोबारा आते हैं, ठीक है। मिस्टर असद जो है ये एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल वाई कंपनी, उसमें ये डायरेक्टर है। क्लियर हो गया? कंपनी वाई में ये डायरेक्टर है, ये इसकी ओरिजिनल कंपनी है, ये इसकी पेरेंट कंपनी है जिसमें ये डायरेक्टर है। तो एक तो डायरेक्टरशिप होगी ये वाली जिसमें ये डायरेक्टर है, ओके हो गया। अब अगर कमीशन ने ये स्पेसिफाई कर दिया कि एक बंदा ज्यादा से ज्यादा 5 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है, तो इसका मतलब है एक कंपनी तो हो गई है जिसमें ये डायरेक्टर है, अब पीछे इसके पास 4 का अदद रह गया, ये 4 मजीद कंपनियों में डायरेक्टर बन सकता है, ठीक है। तो अब 4 कंपनियां फर्ज करें ए, बी, सी और डी, ठीक हो गया जी, इनमें ये डायरेक्टर हो सकता है। अच्छा, लेकिन फर्ज करें कि अगर ये जो असद साहब हैं ये वाई कंपनी में डायरेक्टर है और वाई कंपनी होल्डिंग है, और इसकी एक सब्सिडरी है ए इसकी सब्सिडरी है, ठीक हो गया। जरा इतना बता दें, यहां तक समझ आ गई है? जरा स्टेप बाय स्टेप आपको साथ साथ लेके चलो। असद वाई कंपनी में डायरेक्टर है, वाई कंपनी होल्डिंग है, और इसकी सब्सिडरी ये है ए कंपनी, ए सब्सिडरी है किसकी? वाई की, और ये लिस्टेड भी है, ये जो सब्सिडरी है ना ये लिस्टेड कंपनी भी है, ठीक है। तो कहते हैं इस सिनेरियो में अब ये जो वो जो 5 का अदद था जो कमीशन ने तय किया था, उस 5 के अदद में इस कंपनी की डायरेक्टरशिप काउंट नहीं की जाएगी। इसका मतलब है इस कंपनी में डायरेक्टरशिप जो है उस 5 के अदद के अलावा हो सकती है, यानी इस सिनेरियो में फिर ये 6 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है एक वक्त। जी आप जरा बता दें, समझ आई कुछ? यार जरा मुझे रिस्पॉन्ड कर दें, बाकी लोग भी बता दें। अली, हाँ जी, अगर इस असद के पास ये जो डायरेक्टर वाई कंपनी में है, ठीक है, ओरिजिनली ये वाई कंपनी में डायरेक्टर है, ये इसके पास डायरेक्टरशिप एडिशनल है, ठीक है। तो अगर इस कंपनी की कोई सब्सिडरी है और वो लिस्टेड भी है, तो फिर इस 5 के अदद में इस कंपनी को कंसिडर के काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब इस सूरत में जो असद है वो एक छठी कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर हो सकता है। अब इसकी डायरेक्टरशिप गिन लें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस सूरत में ये इन कंपनीज के अंडर डायरेक्टर हो सकता है, क्योंकि ये जो लिस्टेड सब्सिडरी है, इस लिस्टेड सब्सिडरी में जो असद की डायरेक्टरशिप है, इस डायरेक्टरशिप को इसमें काउंट नहीं करेंगे। ये है जी इस जुमले का मतलब, दिस लिमिट शैल नॉट इंक्लूड द डायरेक्टरशिप्स इन अ लिस्टेड सब्सिडियरी, ठीक है जी। अगर कंफ्यूजन अभी भी है तो फिर अभी लेक्चर खत्म होने के बाद जब मैं टाइम दूंगा तो आप मुझे वॉइस से पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। अली ताहिर भाई,
अच्छा जी, बाकी सब लोगों ने चूंकि ओके कर दिया इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो अभी हमने पढ़ा वो पढ़ा नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। कि किस किस्म की कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो यहां पे एक चीज याद रख लें, हर कंपनी के लिए, हर किस्म की कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर खुद लॉ ने मुकर्रर कर दिए हैं। अब इससे कम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कोई कंपनी नहीं रख सकती। हाँ, इन पहले इसको देख लेते, फिर मैं अपना जुमला बाद में मुकम्मल करूंगा। पहले देख लें कि लॉ ने कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मुकर्रर किए। सिंगल मेंबर कंपनी के लिए मिनिमम 1 नंबर ऑफ डायरेक्टर, और याद रख लीजिए मिनिमम पढ़ रहे हैं, मिनिमम। अदर देन एसएमसी जो प्राइवेट कंपनी है, मिनिमम 2 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक लिस्ट अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम 3 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम 7 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो मिनिमम तादाद मुकर्रर की है ये लॉ ने मुकर्रर किया है। इससे कम कोई कंपनी अपना मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तय नहीं कर सकती। मसलन अगर एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है और वो ये चाहे कि हमारी कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता अगर एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी ये चाहती है कि हमारी इस कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 5 होंगे, तो इसकी इजाजत है, और वो जो तादाद है वो फिर आर्टिकल्स में लिख ली जाए। इसी तरह अगर एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसके लिए रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो 7 है, लेकिन अगर कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी ये चाहती है कि जी हमारे यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 होंगे, तो इसकी इजाजत है, लेकिन ये चीज फिर आर्टिकल्स में लिखी जाएगी। अब इस सेंटेंस को पढ़ लें कि अ कंपनी मे रिक्वायर अ लार्जर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बाय इट्स आर्टिकल्स। यानी ये जो लिखे हुए हैं, ये जो अदद लिखे हुए हैं, इनसे ज्यादा को कंपनी अपना मिनिमम तय कर सकती है, लेकिन इनमें से किसी से मजीद कम कोई भी कंपनी नहीं कर सकती एज अ मिनिमम डायरेक्टर। जिस तरह बता दें, ये पॉइंट समझ आया? सब लोगों को समझ आ गया जी? जरा बाकी लोग भी बता दें। ओके जी, ये है जी आज का आपका टॉपिक। यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर से फिर ये एलिजिबिलिटी इनएलिजिबिलिटी का टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। इसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा। आज ही पढ़ने के दौरान कोई सवाल ज़हन में आए तो फिर व्हाट्सएप में कीजिएगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।